अगर कोई गाड़ी चलते हुए बार बार क्रैश करने लगे, बार बार उसके इंजन को सर्विस की जरूरत पड़े, तो इसका क्या लॉजिकल रीजन निकाला जा सकता है? इसका मतलब होगा कि उस गाड़ी के डिजाइन को फंडामेंटली चेंज करने की जरूरत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इस गाड़ी की तरह ही है, जिसे पिछले 75 सालों में 24 बार क्रैश कर चुकी है। हर बार एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बेल आउट की उन्हें जरूरत पड़ती रहती है। पर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। 1980s में पर कैपिटा इनकम में अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करें तो वो इंडिया, चाइना और बांग्लादेश के बराबर था। पर आज इन सभी कंट्रीज के मुकाबले पाकिस्तान सबसे ज्यादा गरीब है। और रीसेंट एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की इस साल की जीडीपी की ग्रोथ की एस्टिमेट सिर्फ 2% है, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ बिल्कुल भी पेस नहीं रख पा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे के क्या कारण है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर क्या है, जिसके चलते पाकिस्तान को बार बार आईएमएफ के बेल आउट्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए जानते हैं पाकिस्तान की इस करंट सिचुएशन के बारे में। तो दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है, जो हाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, बढ़ते एग्रीकल्चरल इंपोर्ट और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। पाकिस्तान का ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो 2023 और 2024 में यह बहुत ही ज्यादा हाई रहा है। पिछले साल पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 37-38% तक पहुंच चुकी थी। अभी थोड़ी कंट्रोल तो वो हुई है, बट स्टिल पिछले 60 सालों में पाकिस्तान अपने सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन क्राइसिस को फेस कर रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान को आईएमएफ के बेल आउट की जरूरत है। दोबारा वो लाइन में लगा हुआ है। यह साफ है कि पाकिस्तान एक आईएमएफ एडिक्ट है और आईएमएफ भी पाकिस्तान का एक एडिक्ट है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना बहुत मुश्किल लगता है। हर बेल आउट के सिस्टम, जब भी पाकिस्तान बेल आउट लेने के लिए आईएमएफ के पास जाता है, उसके सिम्टम्स जो है वो हर बार मिलते जुलते होते हैं। पाकिस्तान के डॉलर्स खत्म हो जाते हैं और इसी के लिए उसको बार बार बेल आउट की जरूरत पड़ती है। और आईएमएफ तभी उसको सेम टू सेम सजेशंस हर बार दे देता है, जैसे कि अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज कीजिए, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आइए, अपने टैक्स नेट को बढ़ाइए। ये शर्तें बार बार आईएमएफ रखता है बेल आउट देने से पहले, लेकिन इनमें से कोई भी इशू असल प्रॉब्लम को नहीं सुलझाता, जो है पाकिस्तान की एलीट का अनप्रोडक्टिव होना और देश में पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग एलीट क्लास है उसका भी ब्रोकन हो जाना। इसी के चलते पाकिस्तान के अंदर ये बहुत सारे क्राइसिस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आइए इसको समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर साइकिल ऑफ बेल आउट चलता है। एक बार आईएमएफ बेल आउट खत्म होने के बाद पाकिस्तान दोबारा दूसरा बेल आउट लेने की जो तैयारी है वो शुरू कर देता है। इस वीडियो में हम उन गहरे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स को एनालिसिस करेंगे जो धीरे धीरे पाकिस्तान को डिमाइस की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ का वर्ल्ड चैंपियन क्यों है, जिसे रिकॉर्ड 23 या 24 बार बेल आउट मिल चुका है। पाकिस्तान बार बार डॉलर्स की कमी का सामना करता है और वो उसके पीछे बहुत से सरफेस रीजन है। पाकिस्तान की जो फेडरल सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट इफेक्टिवली बैंकरप्ट है, उसके पास पैसा है ही नहीं। और अभी नहीं, पिछले कई सालों से ये बैंकरप्सी चल रही है। पिछले साल गवर्नमेंट के डेट ओब्लिगेशन, यानी कि जितना कर्ज उसको देना है, और पेंशन पेमेंट पर जो सरकार का खर्च था वो इतना ज्यादा था कि इतनी तो सरकार की इनकम भी नहीं थी। यानी कि जितना आप हर साल पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उससे ज्यादा तो आप उधार वापस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान को बार बार बेल आउट की जरूरत पड़ती रहती है। पर इसके साथ एक समस्या भी जुड़ी हुई है। पूरी गवर्नमेंट मशीनरी बहुत ही ज्यादा ब्लोटेड है, बोरोड मनी पर, उधार ली हुई मनी पर चल रही है। वो बोरोड मनी पाकिस्तान रुपीस में नहीं है, जिसे मैनेज करना आसान होता है। ये फॉरेन करेंसीज में ली जाती है। और पाकिस्तान को फिस्कल ईयर के, इसी साल के फिस्कल ईयर के शुरू होने के स्टार्टिंग में ही $25 बिलियन के एक्सटर्नल डेट पेमेंट का सामना करना पड़ा, जो इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी 3 गुना है। यानी कि आपके पास एक तो डॉलर की बहुत कमी है और दूसरा आप उधार भी डॉलर के अंदर ही ले रहे हैं। जितने आपके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं उससे 3 गुना ज्यादा तो आपको वापस पैसा बाहर देना है उधार के रूप में। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर है। इसके साथ अगर हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंटली एलोकेट किया जाता है। ये क्या होता है समझते हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ज्यादातर टैक्स रेवेन्यू को डेट सर्विसिंग, डिफेंस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर अलोकेट किया गया। इस चार्ट में इसको सारा बहुत डिटेल में समझाया भी गया है। इसके अलावा पाकिस्तान को खाना, फ्यूल, ये भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो डेट, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, फूड और फ्यूल का जो इंपोर्ट है, पाकिस्तान इन सब कुछ करने के बाद उसके पास पैसा ही नहीं बचता है। सारा पैसा खर्च हो जाता है एसेट रिक्रिएशन के लिए, डैम्स बनाने के लिए, कैनाल्स बनाने के लिए, पावर प्लांट्स बनाने के लिए, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ के ऊपर खर्च करने के लिए उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 10% है और 1% से भी कम लोग पाकिस्तान के अंदर इनकम टैक्स देते हैं। ये इंबैलेंसेस बहुत ही ज्यादा वर्सन हो जाते हैं जब पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल
इनकम या फिर पाकिस्तान के रियल एस्टेट और जितने भी रिटेलर्स हैं जो पॉलिटिकल रीजन से बहुत ही कम टैक्स इनके ऊपर लगाया जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर पर भी टैक्स नहीं है, रियल एस्टेट पर भी टैक्स नहीं है, रिटेलर्स पर भी टैक्स नहीं है। इसको भी हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों इसके बीच में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बीच में क्या कनेक्शन है जिसके चलते इन सभी सेक्टर्स के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स नहीं लगाया जाता। बाकी इन सब चीजों के चलते पाकिस्तान में एक विशियस साइकिल ऑफ डेट क्रिएट होता है। बहुत देर से पाकिस्तान इतनी टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है कि ये अपनी एक्सपेंडिचर की ग्रोइंग एपेटाइट को कंप्लीट कर सके, और इसलिए अक्सर और भी ज्यादा पैसा उधार ले लेता है और भी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर ये पैसा उधार लेना पड़ता है ताकि देश को एक साल के लिए और चलाया जा सके। तो एवरेज में अगर मैं बात करूं, हर 4 साल बाद पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज की कमी का सामना करता है, आईएमएफ के पास बेल आउट के लिए चला जाता है, और आईएमएफ अक्सर पाकिस्तान को जेनेरिक एडवाइस देता है जो वो बाकी कंट्रीज को भी देता है। अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ, अपना टैक्स बेस बढ़ाओ, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करो, फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आओ, अपने बजट को सही तरीके से मेंटेन करो, उसकी कोशिश करो। ये पाकिस्तान की मदद कर सकता है, बट लेकिन ये रूट कोज जो है पाकिस्तान की समस्याओं का उनको नहीं सुलझाता है। जो है पाकिस्तान दुनिया का सबसे अनप्रोडक्टिव देशों में से एक है। पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है उसको अगर हम जाने, वैसे तो हर कंट्री के अंदर एक एलीट क्लास होती है, भारत के अंदर भी अपनी एक एलीट क्लास है, अमेरिका के अंदर भी एक एलीट क्लास है, बट एक रूल ऑफ थंब होता है, जितना ज्यादा प्रोडक्टिव और एंटरप्रेन्योरियल आपकी एलीट क्लास होगी उतनी ही डायनामिक और रोबस्ट आपकी इकोनॉमी भी होती है। अगर एलीट ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं तो सबको उससे फायदा होता है। इंडिया के एलीट जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये वास्ट कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल एम्पायर के हेड पर बैठे हैं। अमेरिका के एलीट इनोवेट कर रहे हैं, नए इकोनॉमिक फील्ड्स जैसे स्पेस ट्रैवल क्रिएट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की एलीट अनप्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस से पैसा कमाते हैं, जैसे कि लैंड हाउसिंग स्कीम या फिर शुगर इंडस्ट्री या फिर शुगर मिल से, जिसके चलते पाकिस्तान की जो वेल्थ डिस्पैरिटीज हैं वो हमारे सामने आती हैं। पाकिस्तान के रिचेस्ट लोगों की अगर आप लिस्ट देखो तो उनमें अपना एम्पायर कहां से बनाया है, या तो उन्होंने अपना एम्पायर पाकिस्तान से बाहर जाकर बनाया है, जैसे पाकिस्तान के एक रेजिडेंट है जिनका नाम है शाहिद खान, उन्होंने यूएस में वर्ल्ड लीडिंग ऑटोमोटिव पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप करी, पर वो पाकिस्तान से बाहर जाकर डेवलप करी। या तो पाकिस्तान से बाहर पैसा कमाया जा रहा है, या फिर पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई जो पॉलिटिकल क्लास है, जो डिनेस्टिक क्लास है जैसे कि नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान के सबसे रिचेस्ट लोगों के अंदर आते हैं जिन्होंने अपना पैसा क्रोनिक कैपिटलिज्म और करप्शन से कमाया है। पाकिस्तान की रिच लिस्ट पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट अनप्रोडक्टिव हैं और आमतौर पर अपनी फॉर्च्यून पाकिस्तान के डोमेस्टिक मार्केट्स को कॉर्नर करके कमाते हैं जो हाई टैरिफ से प्रोटेक्टेड है, जैसे सेरेमिक्स, टेक्सटाइल या सीमेंट। ये एक्सपोर्ट पर या इनोवेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। एक रीसेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, उसने हमको बताया है कि ईयरली इकोनॉमिक प्रिविलेजेस जो पाकिस्तान अपने एलीट ग्रुप्स को देता है, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स को देता है, पॉलिटिकल क्लास या मिलिट्री क्लास को देता है, उसका टोटल खर्चा हर साल लगभग $17 बिलियन का होता है। ये लगभग पाकिस्तान पूरी कंट्री की इकोनॉमी का 6% है। ये प्रिविलेजेस, टैक्स ब्रेक्स, चीप इनपुट प्राइसेस, प्रेफरेंशियल एक्सेस टू कैपिटल के रूप में पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। अब ऐसे में ये जो पाकिस्तान के जो एलीट क्लास है, ये पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी और रेवेन्यू को हजम कर जाता है, और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज इन एलीट ग्रुप से ही कैंडिडेट्स उठाती है। इसीलिए जो मनीड एलीट मार्केट को अपने फेवर में टिल्ट कर देता है, उसको अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, टैक्स इवेजन और पावर तक प्रेफरेंशियल दिया जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसके चलते ये नेक्सस क्रिएट हुआ है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, जो पाकिस्तान की अनप्रोडक्टिव रेंट सीकिंग एलीट है, उसने पाकिस्तान को दुनिया की सबसे लो इन्वेस्टमेंट रेट में से एक बना दिया है। सालों तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करते रहे हैं। सोचिए, आप नई मशीनरी में इन्वेस्ट क्यों करेंगे और गुड्स एक्सपोर्ट करने की कोशिश क्यों करेंगे, जब आप आसानी से अपने ही देश की डोमेस्टिक मार्केट को कॉर्नर कर सकते हैं और अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके अपने कंपटीटर्स को बाहर कर सकते हैं। पाकिस्तान की लेजी और अनप्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल एलीट का एक प्राइम एग्जांपल है पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पॉलिसी का पार्ट होते हुए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर ग्रो तो हुई, पाकिस्तान के अंदर कार्स का इंपोर्ट जो है वो बहुत ही कम होता है। पिछले साल उन्होंने लगभग सिर्फ $1.26 बिलियन की गाड़ियां जो थी वो इंपोर्ट की थी, बट फिर भी ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की जो पॉलिसी है, ये एक बहुत ही फेल्ड पॉलिसी है, क्योंकि ये पॉलिसी एक्सपोर्ट नहीं करती है, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं देती है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स के लिए दुनिया में 125th पोजीशन पर है और सिर्फ $1 मिलियन के ही कार एक्सपोर्ट्स उसने पिछले साल किए थे। यानी कि चलो आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो ज्यादा गाड़ियां, बट आप एक्सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे हो। ये पॉलिसी कंज्यूमर्स को दुनिया के बाकी कंट्रीज के साथ बराबर के ऑटोमोटिव्स जो है वो प्रोवाइड कर नहीं पाई है।
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कंपटीशन की कंप्लीट कमी है। होंडा और टोयोटा का इसमें नियर डुओपोली बना हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस कार्स के पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की इंपोर्ट्स अब भी हाई हैं, क्योंकि गाड़ियां तो इंपोर्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन ऑटोमोटिव बनाने के लिए, गाड़ियां बनाने के लिए जो इनपुट मटेरियल चाहिए वो तो पाकिस्तान में नहीं बनता है, वो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए एक छोटी सी समझ, एक ही सेक्शन ने बहुत ज्यादा फॉर्च्यून पाकिस्तान में कमाया और ऑटोमोटिव मार्केट को कॉर्नर कर दिया, कंज्यूमर को हाई प्राइसेस, लिमिटेड अल्टरनेटिव्स और सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान गाड़ियों का नहीं कर रहा है, जबकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि मेटल, प्लास्टिक और रबर, इनको इंपोर्ट किया जा रहा है ताकि कार्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके। शायद पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी का ये सबसे बुरा हाल है। और ये प्रोडक्टिविटी, अगर पाकिस्तान के किसी भी सेक्टर के अंदर थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी है तो वो पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर है, जबकि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन या फिर एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर्स के ऊपर पाकिस्तान ध्यान नहीं दे रहा है। और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इन्हीं सेक्टर्स की जरूरत होती है। इवन पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो भी पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वेस्ट करती है। बिजनेसमैन अपना कैपिटल अर्बन लैंड खरीदने और हाउसिंग सोसाइटीज में लगा देते हैं, उन्हीं में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वो और पैसा कमा सके। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर हार्डली कोई टैक्स लगाया जाता है, जो पॉलिटिकल रीजन की वजह से है, जैसे हम अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज को अंडर टैक्स करके पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम एलीट को अर्बन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज करता है, जबकि ज्यादा प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस की तरफ पाकिस्तान की एलीट ध्यान नहीं देती है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अंडर टैक्स्ड है। पंजाब प्रोविंस का अगर आप एग्जांपल ले, जिसकी टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान की 10 करोड़ है, उसमें अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इतना ज्यादा कम है कि अगर हम उसको इंडिया से कंपैरिजन करें तो इंडिया का जो चेन्नई शहर है, जिसमें सिर्फ 1 करोड़ लोग रहते हैं, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 10 करोड़ लोग रहते हैं, फिर भी पाकिस्तान अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स से चेन्नई से भी कम टैक्स कलेक्ट करता है। और यही तो मेन समस्या है कि पाकिस्तान अपनी रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहा है। इस अनप्रोडक्टिव एलीट और प्लॉट इन्वेस्टिंग मिडिल क्लास ने पाकिस्तान को और ज्यादा बर्डन कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में कंजम्पशन तो बहुत हाई लेवल पर मौजूद है। खैर, पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउनग्रेड हो रही है, पर पाकिस्तान के अंदर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। एक ऐसी कंट्री के लिए कंजम्पशन का ज्यादा होना बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल समस्या क्रिएट करता है। पाकिस्तान दुनिया की हर लग्जरी आइटम इंपोर्ट करता है अपनी एलीट क्लास की ख्वाहिशों पर। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के बच्चे ब्रांडेड कपड़े, इंपोर्टेड फोन्स और कॉस्मेटिक्स की इंपोर्ट, हैवी डाइट का मजा लेते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के जितने भी डॉलर्स इकट्ठे होते हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं। इसका नतीजा यही निकलता है, डॉलर्स बाहर चले जाना, इंपोर्ट बिल्स का आसमान छू जाना। इस साल अकेला नॉन एसेंशियल गुड्स की इंपोर्ट पर पाकिस्तान ने $8 बिलियन अभी तक खर्च कर दिए हैं। जब दुनिया के बिजनेस एलीट क्लास जो है वो स्पेस को कॉलोनाइज करने की बात कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, या फिर ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के बिलियनर्स एक दूसरे से हाउसिंग सोसाइटीज बनाने में कंपीट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को धीरे धीरे मार रहा है। इसके साथ कुछ और पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। अगर आप इसको और डिटेल में समझें तो आप पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान अपने अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को टैक्स करने की कोशिश क्यों नहीं करता है, वो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाता है। इसका कारण ये है कि यहां पाकिस्तान का असली मसला आ जाता है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरीके से टूट चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज प्रोफेशनल नहीं है, उनके पास लॉन्ग टर्म प्लान्स या विजन नहीं है, और ना ही वो मैनिफेस्टोज बनाते हैं या मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करने के ऊपर वो ध्यान देते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ज्यादातर फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, पॉलिटिकल डायनेस्टीज और बिजनेस एलीट से बनी हुई है, जो एक कंपटीशन के बिना ज्यादा प्रोडक्टिव इकोनॉमी बनाना नहीं चाहते। वो लॉटरी टिकट पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि भैया एक लॉटरी लग जाएगी, एक मैजिक हो जाएगा, तभी वो ग्वादर के ऊपर या फिर तेल खोजने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि उनको ज्यादा अपने इंटरप्राइजेस को बढ़ाना ना पड़े, उनको मेहनत करनी ही ना पड़े। पाकिस्तान की मिलिट्री का देश चलाने में इन्वॉल्वमेंट काफी गहरा रहा है, इसको भी हम जानते हैं। चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के थ्रू हो या फिर पॉलिटिकल जो पार्टी पावर में होगी उसको पीछे से कंट्रोल करने के रिलेशन के अंदर हो। पाकिस्तान की मिलिट्री या तो डायरेक्टली कंट्रोल करती है या फिर अपने चेहरे पॉलिटिक्स के रूप में बिठा देती है, और उनकी तारें जो है वो पीछे से खींचती रहती है। इसी के चलते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान के अंदर मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब तक आपके साथ मिलिट्री है आप पावर में बने रहेंगे। अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पाकिस्तान की बात करें, यहां किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का कार्यकाल कभी पूरा ही नहीं किया है। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 1999 में मिलिट्री तख्ता पलट हुआ, सॉफ्ट कूप हुआ, उनको पावर से बाहर कर दिया गया, और परवेज मुशर्रफ जो जनरल थे मिलिट्री के, वो डिक्टेटर के रूप में बैठ जाते हैं। फिर आखिरकार
वो पावर से बाहर जाते हैं 2007 में और फिर नवाज शरीफ की दोबारा वापसी होती है, बट फिर उनको अपना कार्यकाल पूरा करने से हटा दिया जाता है। फिर 2017 में इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, पर उनका भी कार्यकाल पूरा नहीं होता है, उनको भी मिलिट्री हटा देती है और अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के वो मेंबर हैं। पाकिस्तान को पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पॉलिटिकल रिलेशन में, सभी के सभी पॉलिटिशियन पाकिस्तान के अंदर इनकम्पिटेंट है और यही पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पनिश भी कर रहा है। इसके साथ साथ मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है पाकिस्तान में, ये बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। सालों के मिलिट्री रूल के चलते पाकिस्तान आर्मी को एक कॉर्पोरेट एम्पायर में बदल दिया गया है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेवेन्यू हर साल जनरेट करती है। यह एम्पायर कराची स्टॉक एक्सचेंज पर टॉप 10 कंपनीज में से 2 कंपनीज कंट्रोल भी करती है, जिसका नाम है फौजी फर्टिलाइजर एंड मारी गैस। इसके साथ पाकिस्तान कॉर्पोरेट एम्पायर का जो सबसे बड़ा क्राउन ज्यूल है रियल एस्टेट डेवलपिंग बिजनेस, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो मिलिट्री द्वारा ऑपरेट की जाती है, पाकिस्तान का लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है। ये सबसे डिजायरेबल प्रॉपर्टीज को बनाता है अलग अलग शहरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में। ये बिजनेस मिलिट्री को लैंड लो कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाती है, अक्सर गवर्नमेंट उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर जमीन दे देती है और इससे मिलिट्री ह्यूज प्रॉफिट कमाती है इस जमीन को बेचने के बाद, इसके ऊपर डेवलपमेंट करने के बाद, और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है और जितना भी पैसा इकट्ठा किया जाता है या तो उसको पाकिस्तान के बाहर इन्वेस्ट कर दिया जाता है या लग्जरी इंपोर्ट के अंदर खर्च कर दिया जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज के अंदर भी बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। अभी हमने जाना था कि पाकिस्तान फूड सिक्योर नेशन नहीं है, पाकिस्तान अपना फूड बाहर से इंपोर्ट करता है, फिर भी पाकिस्तान के अंदर शुगर केन की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। लगभग 25 लाख एकड़ भूमि पर पाकिस्तान में शुगर केन की खेती की जाती है जो कि एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और पाकिस्तान पानी की कमी से भी जूझ रहा है, पानी की भी बहुत ज्यादा समस्या है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे में शुगर केन उगाना और वो शुगर केन उगाने के चलते आप फूड जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, जबकि उस जमीन के ऊपर आप गेहूं उगा सकते हो, आप चावल उगा सकते हो, आप सब्जियां उगा सकते हो और अपने आप को फूड सिक्योर कर सकते हो। पर फिर भी शुगर केन की खेती क्यों हो रही है? क्योंकि ज्यादातर शुगर मिल्स जो लोग कंट्रोल करते हैं वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं। इसी के चलते हाईली प्रोटेक्टेड शुगर मार्केट से प्रॉफिट कमाना वो चाहते हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो क्यों मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट जो पाकिस्तान के अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी से बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं इस इजी मनी को बदलना चाहेंगे? रूलिंग एलीट के इन्वेस्टिंग जितने भी इंसेंटिव्स हैं वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन ही नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और उसी से वो प्रॉफिट जो है वो कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मेजर कारण है पाकिस्तान के अंदर। और आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान इस समय तक सर्वाइव कैसे कर पाया है जब इतनी सारी समस्याएं मैंने आपको बता दी। तो हर बार इकोनॉमिक कोलैप्स से पाकिस्तान कैसे बचता है? ये किसी स्ट्रक्चरल चेंजेस या पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स की वजह से नहीं हो पाता है, बल्कि वजह क्या है? पाकिस्तान अपने जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बार बार मोनेटाइज करता है और उसमें सफल भी हो रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 1980 से 1990 तक अफगानिस्तान पर सोवियत इन्वेजन ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड जो था वो यूएस के द्वारा मिला। पाकिस्तान यूएस से वो एड लेकर अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर के खिलाफ लड़ता रहा इनडायरेक्ट तरीके से। इसके अलावा जब सोवियत छोड़कर चले जाते हैं अफगानिस्तान को, यूएस के एड आनी बंद हो जाती है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रम्बल होने शुरू हो जाती है। पर 2001 में क्या होता है? अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है, उसको इन्वेड कर देता है और दोबारा अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड आनी शुरू हो जाती है। और रिसेंट में चाइना पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ चेक बैलेंस करने के लिए भी पाकिस्तान को बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा गल्फ रीजन और वेस्ट में मिलियंस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी जो रहते हैं, बहुत लाखों लोग जो पाकिस्तान के बाहर गल्फ रीजन के अंदर रहते हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की रेमिटेंसेस हर साल पाकिस्तान को भेजते हैं जो इकोनॉमी को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देती है। लेकिन बेल आउट या मिरेकल का इंतजार करना एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी पाकिस्तान के लिए अभी बनी हुई है, जो कि किसी प्रकार की स्ट्रेटजी होनी नहीं चाहिए, बट स्टिल तो अंत में पाकिस्तान को एक ज्यादा प्रोडक्टिव और इंक्लूसिव इकोनॉमी की तरफ कदम उठाना ही उठाना पड़ेगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस आज की पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।